हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप और आपकी फैमिली सभी स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑन द टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सबसे पहले कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के रिस्क हैं जो इंश्योरेंस में कवर होते हैं। फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से टाइप के रिस्क हैं जो कवर होते हैं, ये हमने देखा था। तो हमने वहां पे देखा था कि जो अगर स्टॉक में लॉस हो जाए, ठीक है, स्टॉक अगर आग में नुकसान हो जाए वो रिस्क कवर होता है। अगर जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं उनका नुकसान हो जाए तो वो कवर होता है। और तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये रिस्क कवर होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने ये जो पहले और दूसरे टाइप के जो रिस्क है ना, ये दोनों डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि इन दोनों टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें कैसे अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाता है, और उसी पे बेस हमने न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये जो टॉपिक है ना लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर किसी कंपनी ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है तो उसमें कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगी। सिंपल से 6 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कंपनी ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है तो, ठीक है। तो 6 स्टेप आज को लेक्चर में बताने वाली हूं, और फिर उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। अच्छा, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले ना, अगर आप इसका जो पार्ट 1 है वो देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे मैंने इंश्योरेंस क्लेम का बेसिक डिस्कस किया है। ओके। अच्छा, और एक बात और कि अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर है उनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, राइट। और एक बात और कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे ना तो लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। तो अगर सीवियर आग लग जाए किसी भी फैक्ट्री में, अगर बहुत ज्यादा सीवियर आग लग जाए तो ठीक है, स्टॉक का लॉस तो होता ही है, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट जो बिल्डिंग वगैरह है, मशीनरी है, उसका लॉस तो होता ही है। बट उसके अलावा जो बिजनेस का जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है, बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी रुक जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। बिजनेस की एक्टिविटी को पार्शियली या फुल्ली रोकना पड़ जाता है कुछ महीनों के लिए, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, फिर से बिल्डिंग रिनोवेट की जाती है, फिर से फैक्ट्री को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो अगर सीवियर आग लग जाए तो स्टॉक का लॉस होगा, फिक्स एसेट का लॉस होगा, इसके साथ ही जो ट्रेडिंग रिजल्ट है बिजनेस के वो भी क्या होते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। क्यों इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें पार्शियली या फुल्ली कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, तो ट्रेडिंग रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी, तो अगर किसी बिजनेस ने ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसमें स्टॉक का इंश्योरेंस कवर होता है, उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट का अगर कुछ नुकसान हुआ है वो कवर होता है। लेकिन ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये उसमें कवर नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी, कंपनी को एक अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या जिसको कह लीजिए कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में केवल स्टॉक या फिक्स एसेट का जो लॉस है वही कवर होता है। अगर कंपनी चाहती है कि जो प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है उसको भी कवर करना है, तो उसके लिए कंपनी को अलग से एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और ये पॉलिसी करती क्या है? ये पॉलिसी का पर्पस है कि ये पॉलिसी इंडेमनीफाई करती है, कंपनसेट करती है इंश्योर्ड को फॉर द लॉस विच अराइजेस ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ वर्क। कुछ समय के लिए, अभी मैंने बताया था ना, अगर सीवियर आग लग जाए तो कुछ समय के लिए बिजनेस, 1-2 महीने के लिए जो फैक्ट्री है उसका काम रुक जाता है, इधर पार्शली या होली, या तो पूरा ही काम रुक जाता है या पार्शली काम रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है काम। तो उसकी वजह से जो लॉस आता है उसे ये पॉलिसी इंडेमनीफाई करती है। इंडेमनीफाई करती है मतलब कंपनसेट करती है, इस रिस्क को कवर करती है। अगर सीवियर आग लगने की वजह से कुछ समय के लिए बिजनेस एक्टिविटी बंद करनी पड़े, तो उस समय जो लॉस आता है प्रॉफिट में, उस लॉस को ये पॉलिसी कवर करती है। क्या नाम है पॉलिसी का? पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या जिसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी कंपनी ने ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है तो उसमें कौन कौन से टाइप के रिस्क कवर होते हैं। तो उसमें 3 टाइप के रिस्क कवर होते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है तो इसमें 3 टाइप के रिस्क कवर होंगे। सबसे पहला रिस्क क्या है? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट में जो भी नुकसान हो रहा है वो कवर होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए रोकी गई, 2-3 महीने के लिए रोकी जा रही है क्योंकि बहुत सीवियर आग लग गई है, फिर से फैक्ट्री को ठीक करना है। तो बिजनेस एक्टिविटी अगर 2-3 महीने के लिए रोकी गई तो उससे नेट प्रॉफिट में जो भी लॉस हो रहा है वो कवर होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा रिस्क कवर होता है? फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आग लग गई लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होंगे कि वो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। जैसे अगर फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा था तो वो तो देना ही पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस का खर्चा होगा ही। ठीक है, तो कुछ फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस हैं, वो होंगे ही होंगे। तो ये भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं, राइट। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब अगर सीवियर आग लग गई, ठीक है, तो क्या है, फैक्ट्री फिर से रीबिल्ड की जाएगी, दोबारा फिर से रिनोवेट की जाएगी, ठीक किया जाएगा। तो उस दौरान नुकसान कम हो, तो इसलिए क्या होता है, कुछ समय के लिए ऑफिस, एक टेम्परेरी ऑफिस कहीं पे रेंट पे ले लिया जाता है, कोई टेम्परेरी प्रीमाइसेस कहीं रेंट पे ले ली जाती है और वहां से प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो भी इस पॉलिसी में कवर होता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है ना, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग सच एज रेंटिंग प्रीमाइसेस टेम्परेरी। अगर फैक्ट्री ने कहीं पे प्रीमाइसेस, कोई जगह टेम्परेरी रेंट पे ली है, ठीक है, ताकि वहां से काम हो उस दौरान, तो उससे कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ती है, तो ये भी इस पॉलिसी में कवर होता है। तो इस पॉलिसी में 3 चीजें कवर होती हैं, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस कवर होते हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ती है तो वो भी इसमें कवर होता है। तो ये 3 टाइप के रिस्क लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कवर होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 6 स्टेप जिसकी मदद से वी विल कैलकुलेट द इंश्योरेंस क्लेम। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो तो यही आएंगे ना कि आपको इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना है। अगर किसी कंपनी ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूमेरिकल यही आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सिंपल से 6 स्टेप बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, जिन स्टेप की मदद से आप बहुत आसानी से इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट उन 6 स्टेप को बताने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी, दैट इज पीरियड ऑफ क्लेम। ठीक है, वो जो 6 स्टेप हैं वो फॉलो करने से पहले आपको एक चीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी, दैट इज पीरियड ऑफ क्लेम। पीरियड ऑफ क्लेम मतलब ये जो इंश्योरेंस क्लेम आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस ड्यूरेशन के लिए, किस पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज पीरियड ऑफ क्लेम। और ये पीरियड ऑफ क्लेम होता क्या है? ये पीरियड ऑफ क्लेम होता है इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है, एंड पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। इन दोनों में से जो कम होता है वो होता है पीरियड ऑफ क्लेम। समझ में आया? इंडेमनिटी पीरियड। और इंडेमनिटी पीरियड होता क्या है? इंडेमनिटी पीरियड पॉलिसी में डिफाइंड होता है।
जब कोई कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेती है तो उसमें इंडेमनिटी पीरियड डिफाइंड होता है। इंडेमनिटी पीरियड 3 महीना हो सकता है, 4 महीना, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिसी में डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इंडेमनिटी पीरियड एंड पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन मतलब क्या होता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए कहीं फैक्ट्री को या ऑफिस को कहीं और शिफ्ट किया गया, कितने ड्यूरेशन के लिए ऑफिस डिसलोकेट हुआ है। ठीक है, दैट इज पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो इन दोनों में से जो लेस होता है वो होता है पीरियड ऑफ क्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी मैं आपको 6 स्टेप, सिंपल से 6 स्टेप बताने वाली हूं, वो उन स्टेप पे जाने से पहले आपको पीरियड ऑफ क्लेम पता करना होता है। तो पीरियड ऑफ क्लेम क्या होता है, इन दोनों में से जो लो होगा वो होगा पीरियड ऑफ क्लेम। ठीक है, समझ में आ गया। अब वैसे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए मैं आपको 6 स्टेप बताती हूँ, सिंपल से 6 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हम डिटरमाइन करते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर इन द क्लेम पीरियड। जो भी क्लेम पीरियड अभी आपने पता किया था, जो भी क्लेम पीरियड है उस दौरान जितना टर्नओवर में कमी आई है, ठीक है, रिडक्शन इन टर्नओवर, टर्नओवर में जितना कमी आई है आग लगने की वजह से, अब क्लेम पीरियड में जो टर्नओवर है उसमें जो कमी आई है सबसे पहले वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, एंड रिडक्शन इन टर्नओवर को हम शॉर्ट सेल भी कहते हैं। रिडक्शन इन टर्नओवर, आग लगने की वजह से क्या हुआ, अब जो टर्नओवर है, प्रोडक्शन है, उसमें कमी आई है, तो कितनी कमी आई है वो हम सबसे पहले पता करते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। शॉर्ट सेल क्या होता है, शॉर्ट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए एक फैक्ट्री है, वहां पर आग लगी 1 जुलाई 1993 को। ठीक है, 1 जुलाई 1993 को फैक्ट्री में आग लग गई, और जो क्लेम पीरियड है दैट इज 3 मंथ। जो क्लेम पीरियड है वो 3 महीने का है, यानी क्लेम पीरियड कब से कब तक हुआ, 1 जुलाई से लेकर के अगस्त से लेकर के 30 सितंबर 1993, क्लेम पीरियड यही हुआ ना। आग लगी थी 1 जुलाई को और 3 महीने का क्लेम पीरियड है, तो 1 जुलाई से लेकर 3 महीना कितना हुआ, 30 सितंबर तक, तो यानी क्लेम पीरियड हो गया 30 सितंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब क्या होता है, वो जो क्लेम पीरियड है उसके एग्जैक्टली 12 महीने पहले, यानी 1 साल पहले तक क्या क्या सेल थी। ठीक है, जब आग लगी तब तो सेल कम हो गई, ठीक है, टर्नओवर कम हो गया, बट उससे एग्जैक्टली 12 महीने पहले कंपनी की नॉर्मल सेल क्या होती थी, स्टैंडर्ड सेल क्या होती थी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। तो 1 जुलाई 1992 से लेकर के 30 सितंबर 1992 तक जो सेल है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल, इसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल में से क्लेम पीरियड की जो सेल है उसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा शॉर्ट सेल, यानी कितनी सेल में कमी आई है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट सेल फाइंड आउट करते हैं, दिस इज स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, या कह लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। इस साल आग लगी है लेकिन इससे पिछला जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर था उसमें ट्रेडिंग रिजल्ट क्या था, उसके बेसिस पे वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी कुछ फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस हैं अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो उसको ऐड करेंगे और इसमें से और इसे डिवाइड करेंगे किससे, टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो टर्नओवर था इससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के टर्म में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, हम इसको लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जीपी रेशियो। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया हमने जीपी रेशियो कैलकुलेट किया। पहले स्टेप में हमने शॉर्ट सेल कैलकुलेट की, दूसरे स्टेप में हमने जीपी रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें कितना लॉस हुआ,
आग लगने की वजह से अब कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही हम फाइंड आउट करेंगे, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। ये जो क्लेम पीरियड है इस दौरान ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लॉस हुआ, ये हम स्टेप 3 में कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्टेप 1 में जो आपने शॉर्ट सेल कैलकुलेट की है, स्टेप 2 में जो आपने जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लॉस हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में लॉस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया है, सेकेंड स्टेप में जो जीपी रेट कैलकुलेट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हो गए, ये 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप, चौथा स्टेप क्या है, मैंने बताया था अगर कुछ क्या है, कंपनी ने अगर अपने जो भी टर्नओवर है उसमें जो भी रिडक्शन आ रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ समय के लिए अगर कुछ टेम्परेरी प्रीमाइसेस रेंट पे ले ली, तो इससे क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बताया था कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी तो अगर बढ़ रही है तो वो भी तो कवर होता है इस इंश्योरेंस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ रही है, कुछ टेम्परेरी प्रीमाइसेस रेंट पे ली है, तो इस क्लेम को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टेप 4। और अगर कुछ स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस हैं, उनमें कुछ सेविंग हो रही है, ठीक है, कुछ फिक्स चार्जेस थे जो कंपनी को पे करने थे, अगर उसमें कुछ सेविंग हो रही है, उसमें कुछ बचत हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। दिस इज स्टेप 5, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 स्टेप यहां तक समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप, दैट इज स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है, एवरेज क्लॉज। हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब लगता है, एवरेज क्लॉज लगता है अंडर इंश्योरेंस के केस में। एवरेज क्लॉज कब लगता था, अंडर इंश्योरेंस के केस में। अंडर इंश्योरेंस यानी पॉलिसी कम अमाउंट की ली है, तब लगेगा एवरेज क्लॉज, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल। ये क्लॉज कब लगेगा, ये क्लॉज तब लगेगा जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस एज कंपेयर टू द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। ये जो एवरेज क्लॉज है ये कब लगेगा, जब पॉलिसी कम अमाउंट की ली है, किस किससे कम ली है, एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर ज्यादा है और पॉलिसी कम अमाउंट की ली है, तो उस केस में लगता है एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज के केस में हम नेट क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले से, नेट क्लेम इज इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ पॉलिसी, आपको क्वेश्चन में दी रहेगी अमाउंट ऑफ पॉलिसी, डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर ज्यादा है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज क्लॉज लगेगा, और उस केस में आप नेट क्लेम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, सिंपल से 6 स्टेप थे। एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लेम, आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ये जो कंपनी है इसने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको डिटेल कुछ दी गई है। सबसे पहले बताया गया है कि इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 6 महीने का है। वैल्यू ऑफ पॉलिसी 50,000। डेट ऑफ फायर, किस दिन आग लगी, 1 अक्टूबर 1993 को आग लगी, ठीक है। डिसलोकेशन अप टू 28 फरवरी 1994। डेट्स का यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। आग कब लगी, आग लगी 1 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। डिसलोकेशन यानी कितने समय के लिए कहीं और ऑफिस शिफ्ट किया गया, 28 फरवरी 1994 तक, ठीक है। और इंडेमनिटी पीरियड क्या है, 6 मंथ है। तो मैंने बताया था कि वो जो 6 स्टेप है वो फॉलो करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लेम पीरियड, याद है ना, क्लेम पीरियड मैंने कहा था फाइंड आउट करना है। तो क्लेम पीरियड क्या होता है, क्लेम पीरियड होता है इंडेमनिटी पीरियड एंड डिसलोकेशन पीरियड, दोनों में से जो कम होगा वो होता है ना क्लेम पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 6 मंथ, क्वेश्चन में दिया है। डिसलोकेशन पीरियड कितना है, डिसलोकेशन पीरियड है 5 मंथ। कैसे, देखिए आग लगी अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 28 फरवरी तक डिसलोकेट हुआ है ना, तो कितना हुआ, 5 महीने।
दोनों में से कम क्या है, 5 महीने ना, तो क्लेम पीरियड हमारा आ गया 5 मंथ। क्लेम पीरियड आ गया ना, क्लेम पीरियड आ गया 5 मंथ, दोनों में से जो कम होगा। तो यानी क्लेम पीरियड क्या है, क्लेम पीरियड है 1 अक्टूबर 1993 से लेके 28 फरवरी 1994। ये हो गया हमारा क्लेम पीरियड। ठीक है, पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाइए, जो 6 स्टेप मैंने आपको बताए थे वो हम फॉलो करके इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पर पहले चलिए देख ले क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हमें बताया गया है सेल्स फॉर 1992, सेल्स बताई गई है 1992 की, नेट प्रॉफिट बताया गया है 1992 का, स्टैंडिंग चार्जेस बताए गए हैं 1992 के। ठीक है, आग कब लगी, 1 अक्टूबर 1993, यानी लास्ट ईयर के फिगर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। फिर उसके बाद बताया गया है सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 1992 टू 30 सितंबर 1993, यानी आग लगने के एग्जैक्टली एक साल पहले तक की सेल्स भी हमें क्वेश्चन में दी है। फिर उसके बाद जो डिसलोकेशन पीरियड है, डिसलोकेशन पीरियड नहीं, उसे क्लेम पीरियड कहें तो ज्यादा अच्छा है। जो क्लेम पीरियड है यानी 1 अक्टूबर 1993 से लेके 28 फरवरी 1994, जो क्लेम पीरियड है उस दौरान क्या सेल हुई वो भी दी गई है 9,000। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1992 से लेके 28 फरवरी 1993, यानी एग्जैक्टली एक साल पहले स्टैंडर्ड सेल दी गई है 60,000। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, डेट का खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है शॉर्ट सेल फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, माइनस एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। तो स्टैंडर्ड सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल मतलब जो क्लेम पीरियड है उसके एग्जैक्टली 12 महीने पहले पिछले साल कितनी सेल होती थी कंपनी की। तो ये देखिए यहां पर दिया है सेल फ्रॉम 1 अक्टूबर 1992 टू 28 फरवरी 1993, ये दी गई है स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल कितनी है, 60,000, ये देखिए 60,000। ठीक है, और फिर क्लेम पीरियड में सेल कितनी है, क्लेम पीरियड में सेल है 9,000। देखिए क्लेम पीरियड में सेल क्या है, 9,000। तो स्टैंडर्ड सेल माइनस सेल इन क्लेम पीरियड, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51,000। दिस इज द शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल हमारी आ गई। आग लगने की वजह से सेल में कितनी कमी आई है, सेल में 51,000 की कमी आई है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, याद करिए, वीडियो को पॉज करिए, बताइए दूसरा स्टेप क्या था। दूसरा स्टेप था जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। तो नेट प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में दिया है, हाँ देखिए ये दिया है 26,000 रुपए नेट प्रॉफिट। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए हैं, हाँ स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स चार्जेस दिए हैं 34,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आपको लास्ट ईयर की सेल दी गई है, हाँ देखिए सेल दी गई है 2,40,000। ठीक है, तो ये तीनों ही फिगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए हैं, आप इनको पुट करेंगे और आप जीपी रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 25%। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट सेल आ गया 51,000, जीपी रेशियो आ गया 25%। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 आप बताइए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे स्टेप 3 बताइए। याद आया, स्टेप 3 क्या था, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यही था ना। स्टेप 3 क्या था, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्लेम पीरियड। आग लगने की वजह से अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लॉस हुआ है, क्लेम पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लॉस हुआ है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते थे, स्टेप 1 में हमने जो शॉर्ट सेल निकाली है, स्टेप 2 में जो हमने जीपी रेशियो निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 51,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% तो हमारा आ गया 12,750। तो ये क्या है, ये है जीपी रेशियो का जो लॉस है वो आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 पे आ जाइए। स्टेप 4 क्या था और स्टेप 5 क्या था, याद है ना। स्टेप 4 क्या कहता था कि अगर कुछ इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्किंग में तो हम उसे ऐड करेंगे। स्टेप 5 क्या कहता था, स्टेप 5 कहता था कि अगर कुछ सेविंग हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस में तो हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट आपने देखा क्वेश्चन में ना कॉस्ट ऑफ वर्किंग के इंक्रीज के रिगार्डिंग, ना कुछ सेविंग के रिगार्डिंग ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दी नहीं है। तो क्या करेंगे, इस स्टेप 4 और स्टेप 5 को हम क्या करेंगे, स्किप। स्टेप 4 और स्टेप 5 को करिए स्किप और आगे बढ़िए। ठीक है,
तो क्योंकि स्टेप 4 और स्टेप 5 में कुछ नहीं दिया गया है, तो यानी जो अभी हमने स्टेप 3 में जो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ना, यही है हमारा ग्रॉस क्लेम। तो हमारा ग्रॉस क्लेम आ गया है। ग्रॉस क्लेम क्या है? लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो अभी स्टेप 3 में निकाला है वही है हमारा ग्रॉस क्लेम। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आ जाइए स्टेप 6 पे। तो स्टेप 6 क्या था? स्टेप 6 था एवरेज क्लॉज। अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है, ठीक है, एवरेज क्लॉज कब लगता था? अंडर इंश्योरेंस के केस में लगता था। अगर कंपनी ने कम वैल्यू की पॉलिसी ली है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू, एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू के कंपेयर में अगर कंपनी ने कम वैल्यू की पॉलिसी ली है, तो वहां पर लगता था एवरेज क्लॉज। ठीक है, तो देखते हैं जरा एवरेज क्लॉज यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन में देख के बताइए पॉलिसी कितने की ली है। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज 50,000। कंपनी ने कितने की पॉलिसी ली है? कंपनी ने पॉलिसी ली है 50,000 की। ठीक है, और एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन में देखिए कितना है। तो एनुअल टर्नओवर आप देखेंगे क्वेश्चन में ये दिया है 3 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 1992 से लेके 30 सितंबर 1993, आग लगने से एग्जैक्टली एक साल पहले जो सेल थी, दैट इज एनुअल टर्नओवर। तो 3 लाख का एनुअल टर्नओवर, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 25%, तो आपका आ जाएगा एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू। तो 75,000 का एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू थी, बट कंपनी ने कराया 50,000 का इंश्योरेंस, यानी ये क्या है? अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस है यानी लगेगा एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज का क्या फॉर्मूला था बताइए? एवरेज क्लॉज का ये फॉर्मूला था ना, नेट क्लेम इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू। सारे फिगर दिए हैं, पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ग्रॉस क्लेम क्या है? ग्रॉस क्लेम अभी आपने स्टेप 3 में निकाला, 12,750। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000। एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू 75,000, 75,000 अभी आपने यहां पर निकाला। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 8,500। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। दिस इज द क्लेम अमाउंट। ये वो क्लेम अमाउंट है जो कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने क्या लिया था? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 स्टेप है जिसको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।